धर्म की रक्षा करो, देश की एकता बनाए रखो। दिव्य उपदेश। पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह को केवल नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में एक दूरदर्शी और राष्ट्रीयता के प्रतीक नेतृत्व के रूप में देखा जाता है। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट, इटली के ग्यूसेप गैरिबाल्डी, अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन और जर्मनी के बिस्मार्क की तरह नेपाल में पृथ्वी नारायण शाह को राष्ट्र निर्माता के रूप में माना जाता है। हर साल पौष मदत हिंदी पंचांग के अनुसार को पृथ्वी नारायण शाह की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को केवल एक राजा के जन्मदिन के रूप में नहीं बल्कि पूरे नेपाल की पहचान और नेपाली भावना को जागृत करने वाले दिन के रूप में देखा जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 300 साल पहले नेपाल बाइटीडू और अत्सिलचर छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था जो छोटे छोटे राजाओं के अधीन थे। ऐसा ही एक साधारण राज्य वर्तमान के गोरखा क्षेत्र में था जहां पृथ्वी नारायण शाह का जन्म हुआ। आधुनिक नेपाल की संरचना, सपना और इसकी साकारोक्ति के साथ साथ गोरखाली वीरता के सिद्धांत के प्रतिपादक इन्हीं महान राजा को माना जाता है। घूस लेने और घूस देने वाले दोनों राष्ट्र के शत्रु हैं। नेपाल दो पत्थरों के बीच का तरुल जड़ वाला फल है। पृथ्वी नारायण शाह के ये दिव्योपदेश उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और अर्थपूर्ण सरल विचारों का प्रतीक है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब पृथ्वी नारायण शाह की बात होती है तो उनके साहसी सेनानियों जैसे कालू पांडे को इतिहास कभी भुला नहीं सकता। कीर्तिपुर के युद्ध में पृथ्वी नारायण शाह के दाहिने हाथ माने जाने वाले कालू पांडे वीरगति को प्राप्त हुए। उनके अंतिम संस्कार के बाद सम्मान के साथ काठमांडू के थानकोट के पास स्थित इंद्रदह में उनकी समाधि बनाई गई जो आज भी वहीं स्थित है। आधुनिक नेपाल की संरचना तैयार करने वाले इन महान राजा ने गोरखा में रहते हुए काठमांडू को सपने में देखा और उसे पूरे नेपाल में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने नेपाल में शाह वंश के इतिहास की एक नई धारा का प्रारंभ किया। विक्रम संवत 1100 में इस दूरदर्शी शासक का निधन हुआ। उनके पुत्र प्रताप सिंह और उनके वंशजों ने शासन किया, लेकिन विक्रम संवत 263 की जन आंदोलन की मांगों के अनुसार शाह वंश को शासन से हटाकर नेपाल को एक गणतांत्रिक राष्ट्र में परिवर्तित कर दिया गया। पृथ्वी नारायण शाह की मूर्तियां नेपाल के विभिन्न शहरों और चौकों में देखी जा सकती हैं। प्रायः उन्हें हाथ की तर्जनी 4 अंगुली ऊपर उठाए हुए दिखाया गया है जो नेपाली जनता को हमेशा एकता का संदेश देती रही है और देती रहेगी। काठमांडू और गोरखा के बीच स्थित नुवाकोट क्षेत्र को जीतने के बाद पृथ्वी नारायण शाह ने चंद्रागिरी पहाड़ी से काठमांडू घाटी का अवलोकन किया। काठमांडू की सुंदरता ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसे जीतने का सपना देखा। रणकौशल में माहिर इस राजा ने छापामार रणनीति अपनाकर क्रमशः काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर और अन्य क्षेत्रों को जीत लिया। विदेश नीति में भी उनकी कुशल कूटनीति प्रेरणादायक है। भक्तपुर के शाही परिवार से मितेरी संबंध जोड़कर भी उन पर हमला करके विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें अवसरवादी कहा गया। फिर भी राजनीति और युद्ध में उनके राष्ट्रीयता आधारित दृष्टिकोण ने उन्हें एक राष्ट्र सेवक और योद्धा के रूप में हमेशा के लिए नेपाली जनता के दिलों में बसाया। कीर्तिपुरवासियों पर अन्याय कई बार पराजित होने के बाद कीर्तिपुर को जीतने पर पृथ्वी नारायण शाह ने क्रोध में आकर कीर्तिपुरवासियों के नाक कान काटने का आदेश दिया। आज भी कीर्तिपुरवासियों के बीच उनके इस क्रूर कृत्य की कहानियां प्रचलित हैं। फिर भी आधुनिक नेपाल के निर्माता के रूप में पृथ्वी नारायण शाह के जन्मदिन पर सभी नेपाली एकता और मेल मिलाप की भावना से प्रेरित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी नारायण शाह ने उस समय नेपाली एकता के अपने प्रयासों में हार मान ली होती तो आज का स्वतंत्र और संप्रभु नेपाल अस्तित्व में नहीं होता। आज सदन और सड़कों पर लोकतंत्र और शक्ति के विकेंद्रीकरण के नारे गूंज रहे हैं, लेकिन इन संरचनाओं की नींव रखने वाले इस व्यक्ति को कहीं न कहीं देश और जनता भूलने की कोशिश कर रहे हैं। देश का इतिहास पानी पर चलने वाले जहाज की तरह नहीं है जहां पद चिन्ह मिट जाते हैं। पृथ्वी नारायण शाह की आवाज और दृष्टिकोण आज भी उनके दिव्योपदेशों और चंद्रागिरी की पहाड़ी से हमें देख रहे हैं और दिशा दिखा रहे हैं।